हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 36 का सीरीज जो पीछे से मेरा चलते आ रहा था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज का टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 8। यहाँ बात करता है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 8 में कि अमाउंट कैरिड टू द स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द स्पेशल एंटिटी। यहाँ पर स्पेशल एंटिटी की बात करी है और स्पेशल रिजर्व की बात करा है। जब कोई स्पेशल एंटिटी किसको बोलेंगे, स्पेशल एंटिटी किसको बोलेंगे इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 8 के लिए यहाँ स्पेशल एंटिटी क्या हो जाएगा। उसके पहले फिर चलिए तो डिस्कस करते हैं स्पेशल डिडक्शन टू द स्पेशल एंटिटी या स्पेसिफाइड एंटिटी। This section provide deduction in respect of any special reserve created or maintained by the specified entity। यहाँ समझेंगे स्पेसिफाइड एंटिटी किसको करेंगे। और एक जगह इन्होंने एलिजिबल बिजनेस की बात करी है, एलिजिबल बिजनेस के लिए ही होगा ये। तो अब जो स्पेशल अकाउंट क्रिएट करेंगे, स्पेशल जो रिजर्व क्रिएट करेंगे उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। और डिडक्शन कितना, क्वांटम कितना क्या होगा उसका, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड द 20% ऑफ प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। दो टर्म्स मुझे समझने क्या, हमें दो टर्म्स क्या समझने, एक स्पेसिफाइड एंटिटी दूसरा क्या समझना है, एलिजिबल बिजनेस समझने। यहाँ पे यहाँ बोलता क्या है, द क्वांटम डिडक्शन शुड नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ प्रॉफिट ड्राइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस कंप्यूटेड अंडर द हेड PGBP, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस क्लोज कैरिड टू द सच रिजर्व अकाउंट। However, the aggregate amount carried to the such reserve account exceed twice the amount of paid up capital share or general reserve. No deduction shall be allowed in respect of such excess। चलिए अब आगे बात करते हैं क्या यहाँ पे स्पेसिफाइड एंटिटी किस डिडक्शन जो है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 8 का डिडक्शन किसके लिए है। ये स्पेसिफाइड एंटिटीज जो बैंकिंग सेक्टर में डील करती हैं, बैंकिंग सेक्टर में कौन सी कंपनियां डील करती हैं, स्पेसिफाइड एंटिटी इन्हीं को मिलेगा। इसमें यहाँ बात करा है बिजनेस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। दूसरा कौन सा स्पेसिफाइड एंटिटी होगा, द फाइनेंशियल कॉरपोरेशन व्हिच इज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। तीसरा क्या होगा, बैंकिंग कंपनी। चौथा क्या होगा, कोऑपरेटिव बैंक अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा उसके अलावा क्या होगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। उसके बाद क्या होगा, एनी अदर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग द पब्लिक कंपनी। अब हम बात करते हैं एलिजिबल बिजनेस की। एलिजिबल बिजनेस किसको बोलेंगे, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वो एलिजिबल बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। किसमें वो लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस किसके लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। जो स्पेसिफाइड एंटिटी है वो क्या है, बैंकिंग एंटिटी की बात करी हमने, वो क्या है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं। वो किसमें बिजनेस है, एलिजिबल बिजनेस क्या होगा उनका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काम करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन देंगे। ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट, ये जो इस टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, या एयरपोर्ट डेवलपमेंट, इस टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उसमें बिजनेस, मतलब उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन दे देंगी ये। यहाँ पे तीसरा क्या आता है एलिजिबल बिजनेस में, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। इंडिया मतलब जिस इंडिया में जो हाउसिंग लोन देंगे ये, वो भी क्या 5 साल से अधिक के लिए। आगे क्या आता है, तो बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड और परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया।
अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में क्या आएगा, उनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी, बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। यहाँ पर कुल मिलाकर जो फाइनेंशियल कंपनी और बैंकिंग कंपनी है वो किसमें एंगेज है, वो ए डिडक्शन किसको मिलेगा, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 और क्लोज 8 का डिडक्शन किसको मिलेगा, स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी किसको बोलेंगे हम, फाइनेंशियल कंपनी को या तो बैंकिंग कंपनी को। वो किस में एंगेज हैं, वो लॉन्ग टर्म उसकी बिजनेस की, वो किस बिजनेस में एंगेज हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हो किसके लिए, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, हाउसिंग लोन डेवलपमेंट के लिए, मतलब हाउसिंग लोन देंगे किसने, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसिंग हाउस। उसके बाद बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। उसके बाद क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लोन देंगे। ये इस टाइप की कंपनी स्पेसिफाइड एंटिटी हो गई और इनका स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बात करते हैं क्या एलिजिबल एंटिटी किसको मिलेगी, ये एंटिटी बिजनेस स्पेसिफाइड एंटिटी क्या करेंगे, स्पेशल अकाउंट क्रिएट करेंगे, स्पेशल रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे और मेंटेन करेंगे, और उसमें जो इनका जो उस पर अमाउंट ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, स्पेशल रिजर्व अकाउंट में, और जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसका 20% ऑफ प्रॉफिट वो उनको क्या होगा, डिडक्शन अलाउ होगा। बस यहाँ पे एक क्राइटेरिया डाल दी कि यहाँ पर जो अगर इनका पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व, पेडअप कैपिटल प्लस क्या हो जाएगा इनका जनरल रिजर्व, अगर इसको हम ट्वाइस कर ले, यहाँ पे एक क्राइटेरिया नोट डाल दी थी क्या, वेयर द एग्रीगेट अमाउंट कैरी टू द रिजर्व अकाउंट एक्सीडिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पेड अप कैपिटल और रिजर्व जनरल रिजर्व, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सेस। अब मतलब कुल कहने का मतलब जो स्पेशल रिजर्व क्रिएट करा है वो क्या होगा, पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हमने रिजर्व करा है, क्या करा है, किसके लिए, अभी जो सेक्शन 36 की बात करें, स्पेशल रिजर्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 8 में जो बात कर रहे हैं किसकी, स्पेशल रिजर्व की, वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व से का दोगुना नहीं होना चाहिए। यहाँ कर अगर मान लो कि अगर जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा वो मतलब पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व से दोगुना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो जो एक्सेस है किसका, पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व के डबल होने से जो एक्सेस है वो क्या होगा, हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्डिंग्स में क्या बोल सकते हैं, हमें कितना अमाउंट डिडक्शन मिल सकता है इसमें, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 8 में जो स्पेसिफाइड एंटिटीज मीन्स जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, किसमें एंगेज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में देती है। ये किस बिजनेस में एंगेज है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए या हाउसिंग फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उसमें वो लोन देती हैं, फाइनेंस करती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कंपनियां या स्पेसिफाइड एंटिटी जो एलिजिबल बिजनेस की बात करता है उसमें क्वांटम डिडक्शन मतलब मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकता है, सिंपल वर्डिंग में आप समझते हैं वो अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व, सच रिजर्व जो स्पेशल रिजर्व में अगर जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो, या 20% ऑफ प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस बिफोर दिस डिडक्शन, मतलब जो 20% क्या है हमारा जो एलिजिबल बिजनेस है, जो बात करिए अभी एलिजिबल बिजनेस की, उसके जो उस बिजनेस से 20% जो हमारा प्रॉफिट होगा वो टोटल प्लस जनरल रिजर्व लेस एग्रीगेट अमाउंट कैरी टू द स्पेशल रिजर्व अकाउंट, मतलब 200% हमारा किसका होगा, पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस जो हमारा एग्रीगेट अमाउंट है किसका, कैरी टू द स्पेशल रिजर्व अकाउंट, वो हमारा इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा वो हमारा क्या होगा, डिडक्शन क्लेम होगा अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 8 में। कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट ट्रांसफर करा है किसमें, रिजर्व अकाउंट में, 20% ऑफ प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन, या और क्या है ये
200% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व लेस एग्रीगेट अमाउंट कैरी टू द स्पेशल रिजर्व अकाउंट। ये तीनों में जो कम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमें डिडक्शन अलाउ होगा कहाँ पे, सेक्शन 36 सेक्शन 36 सेक्शन 1 सब क्लोज 8 में। ये स्पेशल रिजर्व अगर क्रिएट करते हैं तो उस पर डिडक्शन मिलेगा। इस डिडक्शन किसको मिलेगा, स्पेसिफाइड एंटिटी को मिलेगा। स्पेसिफाइड एंटिटी किस में होनी चाहिए, स्पेशल एलिजिबल बिजनेस में इंगेज होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है स्पेसिफाइड एंटिटी किसकी बात कर रही है, तो उसकी बात कर ली जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और इस पर एलिजिबल बिजनेस क्या होगा, एलिजिबल बिजनेस होगा कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसके लिए देती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए, या हाउसिंग लोन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के लिए देती है। या अगर कोई अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो किसके लिए देगी, लॉन्ग टर्म लोन किसके लिए देगी, मतलब आपका डेवलप कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस के लिए। अब यहाँ पर बात आती है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम किसको बोलेंगे, एन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू क्लोज 1 ऑफ द सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 80 IA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें क्या इंक्लूड है, रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिज रोड और रेलवे सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग अदर एक्टिविटी बिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या आएगा, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन और स्टोरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी ये क्या आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाएगा। पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटर वेज, इनलैंड पोर्ट, नेविगेशनल चैनल इन सी, ये भी क्या आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाएगा। आपको सीबीडीटी फर्दर नोटिफाइड क्या करा है, एक नोटिफिकेशन है सीबीडीटी ने इशू करा था, कब, नोटिफिकेशन डेटेड कितना है 20/7/2000 मतलब 20 जुलाई 2006 में, नोटिफिकेशन नंबर है 188/2006 में। यहाँ पे भी उन्होंने फर्दर जो डिफाइंड है सेक्शन 80 IA में, उसके बाद इन्होंने क्या करा, फर्दर इसको एक्सटेंड करा है बस थ्रू द सीबीडीटी नोटिफिकेशन नंबर 13 थ्रू सीबीडीटी नोटिफिकेशन नंबर 188/2006। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसको बोलेंगे, यहाँ पर इन्होंने एलिजिबल बिजनेस की बात करी थी तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की भी बात करी थी। उसमें एलिजिबल बिजनेस क्या होना चाहिए, जो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या बोलेंगे, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस मींस एनी लोन एडवांस where terms under which money are lended or advanced provide for repayment along with interest thereof during the period not less than 5 years। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसको बोलेंगे, जिसका प्रीवियस लोन का पीरियड हमें रिपेमेंट का 5 साल या 5 साल से अधिक है, उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलेंगे। अब बात करिए क्या है कि अमाउंट जो हमने यहाँ पर स्पेशल अकाउंट रिजर्व अकाउंट में हमने ट्रांसफर करा है उसका 20% हमें डिडक्शन मिला है। तो अगर हम स्पेशल अकाउंट से अगर स्पेशल रिजर्व अकाउंट से हम क्या करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो हमारा जो डिडक्शन हमने क्लेम करा था अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लोज 8 में, वो अगर हमने स्पेशल रिजर्व अकाउंट से अगर हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, तो हमारा इनकम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम होगा अंडर द हेड PGBP। चलिए बात करते हैं, where a deduction has been allowed in respect of any special reserve created or maintained under section 36 subsection 1 subclause 8 and subsequently the amount is withdrawn from the such special reserve, then the such amount shall be deemed to be a profit or gain of business or profession and will be chargeable as income of the previous year in which such amount is withdrawn। अगर हमने स्पेशल अकाउंट जो स्पेशल रिजर्व अकाउंट से जो अमाउंट हमने विड्रॉ करा है वो हमारा टैक्सेबल कहाँ होगा, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, मतलब PGBP में बिजनेस इनकम हमारा माना जाएगा। अगर आगे आता है कि इफ द अमाउंट इज विड्रॉन इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द बिजनेस इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, अगर हमने जिस साल हमने क्या करा, अगर विड्रॉ करा स्पेशल रिजर्व अकाउंट से रिजर्व अकाउंट से, तो उसमें क्या होगा, अगर उस साल हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही नहीं है,
उतना आय रहने की उम्मीद है, तो टैक्सेबल ऐसा होगा कि मानो बिजनेस एग्जिस्टेंस में है। इसको दोबारा समझते हैं। इफ द अमाउंट इज विड्रॉन इन द प्रीवियस ईयर इन विच the business is no longer in existence, the taxability would arise in the above manner as through the business is in existence in that previous year। माना हुआ क्या होगा, हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में है ऐसा माना जाएगा। अब बात करते हैं किसका, एक्सपेंसेस सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 9 में। इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है, अब डिस्कस करेंगे उसको। एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी, any expenditure or revenue bonafide incurred by the company for the purpose of the promoting family planning amongst its employee will be allowed as deduction इन कंप्यूटिंग द कंपनीज बिजनेस इनकम। अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय में फैमिली प्लानिंग को क्या प्रमोट करती है, और जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा उसके लिए वो क्या होगा, 100% अलाउ होगा अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 9 में। यहाँ पर बाय कंपनी एक्सपेंडिचर किसके द्वारा इनकर्ड होना चाहिए, कंपनी के द्वारा। जो फैमिली प्लानिंग वाली जो खर्चे अपने एम्प्लॉय में खर्च जो होना है, जो रेवेन्यू नेचर का है, उस किस में होना चाहिए, कंपनी के द्वारा खर्च होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट या कंपनी होना चाहिए। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 9 का डिडक्शन क्लेम करने के लिए एसएससी को क्या होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए। अगर बात यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी थी, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का क्या है, नहीं है, तो कैपिटल नेचर का है, तो वहाँ पे क्या होगा, वेयर द एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर 1/5 of such expenditure will be deducted in the previous year in which it was incurred and each the four immediately succeeding previous year। मतलब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एक साथ अलाउड नहीं होगा सारा खर्चा, क्या होगा 1/5 हमने क्या करा है, जिस साल खर्चे हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है किसके लिए, फैमिली प्लानिंग, प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉई। और बाकी जो 1/5 जिस साल हमने इनकर्ड करे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर उस साल अलाउ होगा। बाकी के 1/5 जो हैं 1/4 डिडक्शन जो है इसका क्या होगा, इसका डिडक्शन हमें क्या मिलेगा, 1/5 करके 4 साल तक, अगले 4 साल तक मिलेगा। इसका डिडक्शन हमें क्या होगा, अगले 4 साल तक 1/5 रेशियो में मिलेगा। The deduction is allowable only to the company, not to the other assessee। यहाँ पर वही बात करा है, दिस डिडक्शन किसको अलाउ होगा, प्रोमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, किसका मतलब एम्प्लॉय के बीच में अपना फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है किसको मिलेगा, ओनली फॉर कंपनी। दूसरे एसएससी जो अदर देन कंपनी है उसको एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे अदर देन कंपनी are not eligible for claim deduction under section 36 subsection 1 sub clause 9 में। The assessee would be entitled to carry forward a set of the unabsorbed part of the allowance in the same way as unabsorbed depreciation। यहाँ पर क्या है, अगर हमने फैमिली प्रमोटिंग प्लानिंग में अगर हमने खर्चे क्लेम कर लिए, इसका हम क्या करेगा, डिडक्शन हमें अगर लॉस के केस में ये क्या होगा, जो अनएब्जॉर्ब पार्ट है इसका ट्रीटमेंट सिमिलरली क्या होगा, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की तरह होगा। ये आगे अगर आगे के सालों में अगर बिजनेस इनकम हो रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो आगे सालों में सेट ऑफ हो जाएगा बिजनेस इनकम से। अब बात आती है क्या है कि जो कंपनी इंगेज है इसमें, मतलब जो डिडक्शन किसको के लिए मिलना है, कंपनीज को मिलना है। किसके लिए, फैमिली प्लानिंग प्रमोट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय में ये कंपनी। ऐसी कंपनी का मर्जर हो जाता है या अमलगमेशन हो जाता है तो ये भी डिडक्शन क्या मिलेगा, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, डिमर्ज कंपनी, यहाँ पर क्या होगा, अमलगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी, जो मतलब न्यू कंपनी है उसको मिलेगा। अगर एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 9 में जो डिडक्शन है कि फैमिली प्रमोटिंग के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं किसको मिलना है,
कंपनी को मिलना है। कंपनी में यहाँ पे दो तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो जिस साल हुआ है 100% क्लेम करेंगे। उसी तरह से अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, अगर अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का है तो क्या होगा इसमें जिस साल हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है किसके लिए, प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट द इट्स एम्प्लॉई। कंपनी केस में तो यहाँ पे 1/5 सच कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड दैट ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। और आगे के 5 सालों में हम क्या करेंगे कि आगे के 4 सालों में 1/5 ये खर्चे हमें अलाउ होंगे। अगर इसी बीच में दौरान क्या होता है, ये कंपनी का किसी दूसरे कंपनी के साथ अमलगमेशन हो जाता है या कंपनी का कंपनी मर्ज हो जाती है, दूसरी कंपनी बन जाती है, तो यहाँ पे जो नई कंपनी है या तो अमलगमेटेड कंपनी है या तो रिजल्टिंग कंपनी है, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे क्लेम करने के लिए ये सारे खर्चे जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमारा अनक्लेम्ड है 1/5 रेशियो का। फिर से समझते हैं इसको। द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन promoting family planning will be treated in same way the capital expenditure of scientific research for the purpose of dealing with the profit or loss on the sale or transfer of the assets including the transfer on amalgamation। ठीक है। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लोज 12। ये क्या करता है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर, किसी बात करता है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। एनी एक्सपेंडिचर, यहाँ बात किसकी करी है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द, कोई भी एसएससी एस्टेब्लिश कहाँ पे है, सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में, वो भी क्या करेगा, जो भी खर्चे इनकर्ड करेंगे उनको अलाउ होगा। एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग अ नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलाउंस नहीं होगा। इनकर्ड बाय कॉर्पोरेशन और अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय व्हाट एवर नेम इज कॉल्ड इफ इट इज constituted or established by the central government, central state or provincial act. Such corporation or body corporate is notified the central government in the official gazette for the purpose of having regard to the object and purposes authorized by the act under which it is constituted or established. The expenditure is incurred for the object and purposes authorized by the act under which it is constituted or established. Accordingly, central government has notified the Oil Industry Development Board for the purpose of section 36 subsection 1 sub clause 12 में। ये भी को भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको नोटिफाइड करेगी, किसको, किसी भी कोई भी एंटिटी जो इस्टेब्लिश कहाँ पे है, सेंट्रल एक्ट, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में, वो भी रेवेन्यू नेचर अगर इनकर्ड करे हैं तो भी इनको अलाउ होगा। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको नोटिफाइड करा है, अभी तक ओनली ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को इन्होंने सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब क्लोज 12 के लिए एलिजिबल करा रिडक्शन के लिए। और ये जो है, अगर ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो एलिजिबल हैं, नोटिफाइड हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अगर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं इनको अलाउ होगा। अब बात आती है क्या, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 14 की, डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। यहाँ भी अगर क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूशन है, किसको देती है ये कंट्रीब्यूशन, किस में देती है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में। अगर ये किसके लिए देती है, अगर वहाँ पर कंट्रीब्यूशन देती है तो उनको डिडक्शन अलाउ होगा, किसको, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ होगा। समझते हैं इसको। एनी सम पेड बाय द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सच क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट। The public institution has public financial institution meaning assigned to in section 4A of Companies Act, फिर 1956 में, इसको हम रेफर करेंगे जब। अब बात आती है क्या कि अगला सेक्शन कौन सा आता है,
सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 15 डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। अगर कोई भी एसएससी किस में इंगेज है, शेयर के डीलिंग में, शेयर के ट्रेडिंग में, शेयर के इन्वेस्टमेंट में, वो उनका बिजनेस इनकम है, तो जो भी स्टेट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है उस एसएससी ने वो उसको क्या होगा, अलाउ होगा। मतलब उनको जो भी बिजनेस इनकम, जो उनका बिजनेस क्या है, इसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इंटर्ड इन course of the business shall be allowed deduction under section 36 subject to condition that such income from the taxable securities transaction is included under the head क्या है, profit and gains of business profession। thus the security transaction tax paid would be allowed as deduction like any other expenditure। यहाँ पे इस बात समझने वाली है, जो भी एसएससी किस में इंगेज है, किस कहाँ डील करता है, सिक्योरिटीज में डील करता है, उसमें या तो परचेज करता है, सेल करता है, सिक्योरिटी शेयर्स में डील करता है, वो क्या होगा, उनका 36 उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो पे होता है वो हमें अलाउ होगा। कब अलाउ होगा, जो भी सिक्योरिटी जो हमने ट्रांजैक्शन करे हैं सिक्योरिटीज में, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हमारा प्रॉफिट किस में दिखाएंगे, बिजनेस, हमारा वो बिजनेस प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस लॉस होगा। अगर हम इनकम किस में दिखाया है, बिजनेस में दिखाया है या गेंस में दिखाया है, तो वो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमने जो पेड करा है हमें अलाउ होगा। अगर यहाँ पर इन्होंने बिजनेस इनकम की इसलिए बात करी कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है, अगर जो भी एसएससी अगर इसको कैपिटल गेन दिखाता है, सपोज कैपिटल गेन दिखाता है, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिडक्शन हमें सेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कुल कहने का मतलब ये है कि एसएससी अगर किस में है, ट्रांजैक्शन का सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन में करता है, सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करता है, उस पर जो बिजनेस प्रॉफिट होता है वो उनका बिजनेस प्रॉफिट है, तो हमें डिडक्शन किस में होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स हमने पे करा है वो हमें क्या होगा, अलाउ होगा एज ए डिडक्शन। अगर हमने कैपिटल गेन में दिखा रहे हैं उसको, अगर उस प्रॉफिट को, तो हम एलिजिबल नहीं होंगे क्लेम करने के लिए सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 15 में। सिमिलरली बात आती है क्या, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर हमने कमोडिटी में डील करते हैं, अगर उस पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर एसएससी ने पे करा है, वो भी अलाउ होगा सब्जेक्ट टू कि जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन में जो भी इनका प्रॉफिट हुआ है या इनकम हुआ है वो हमारा कहाँ पे हमने ऑफर करा है टैक्सेशन के लिए, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड बिजनेस और प्रोफेशन, हमने उस प्रॉफिट को ऑफर करा है टैक्सेशन के लिए। बात समझते हैं यहाँ पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 16 में, एन अमाउंट इक्वल टू द कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजैक्शन इंटर इनटू in course of his business during the previous year shall be allowed deduction if the income arise from such taxable commodity transaction is included in income computed under the head प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब हमने जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन किए हैं, हमने उसका इनकम को किस में, इनकम को ऑफर किस हेड में करा है, पीजीपी में करा है, और उस पर वो हमारा एलिजिबल होगा, हम क्लेम कर सकेंगे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर हमने पे करा है। अब आगे कहानी किसकी आती है, बात करते हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लोज 17 की। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फॉर द पर्पस फॉर परचेज ऑफ शुगर केन एट द स्पेसिफाइड प्राइस टू बी अलाउड ए डिडक्शन। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसमें इंगेज है, किसमें इंगेज है, शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, और क्या करती है, शुगर केन को परचेज करती है। परचेज करती है किस पे, स्पेसिफाइड जो प्राइस है, मतलब जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करे हैं शुगर केन के, अगर उस रेट पे अगर उन्होंने क्या करा है, उस रेट पे उन्होंने क्या करा, शुगर केन को परचेज करा है, तो जो स्पेसिफाइड, तो वो डिडक्शन अलाउ होगा किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, शुगर कैसे बना है, यहाँ पर शुगर कैसे बना है, शुगर केन परचेज करके बना है, ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है शुगर का, बाय परचेजिंग शुगर केन
अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज है किसमें, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में, अगर क्या करती है, शुगर केन का खुद शुगर मतलब जो शुगर केन को खुद क्या करती है, उसको उपजाती है, उसका खेती करती है, उसके बाद उस शुगर उससे मतलब बनाती है, तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा, मिलेगा किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इंगेज है शुगर मैन्युफैक्चरिंग में तो उनको क्या होगा, शुगर केन को परचेज किया होना चाहिए, वो भी कितने में, स्पेसिफाइड रेट में जो गवर्नमेंट ने तय करे हैं, वो डिडक्शन अलाउ होगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द शुगर for purchase of sugar cane at price which is equal to or less than the price fixed by the government or approved by the government shall be allowed as a deduction। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 18 की। मार्क टू मार्केट लॉस और अदर लॉस एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, अलाउ होगा। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगा दिया क्या, मार्क टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस एज कंप्यूटेड इन अ मैनर provided in computation of income disclosure statement notified under section 145 subsection 2 shall be allowed as deduction। मार्क टू मार्केट लॉस क्या है, ये हम जो आप लोग एसएफएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक स्पेशल एसएफएम में स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक अलग से एक टॉपिक है मार्क टू मार्केट लॉस का। अगर वहाँ पे लॉस अगर हमें होता है, मार्क टू मार्केट लॉस पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर वहाँ पे अगर इसका अगर हमने ICDS के अकॉर्डिंग इसको अलाउ होगा अगर मार्क टू मार्केट लॉस। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग यही विराम देते हैं। अगर आपको